नमस्कार दोस्तों, विकास बीपीएससी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो जैसे कि आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं वह है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। चूँकि बहुत सारे ग्रुप के सदस्यों से यह मैसेज आ रहा था कि हम तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण से संबंधित वीडियो बनाया जाए। क्योंकि यह काफ़ी अभी के जो वर्तमान समय में यह टॉपिक बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट हो गया है। क्योंकि अगर हम पिछले एग्ज़ाम को देखते हैं, जैसे रेलवे का जो भी एग्ज़ाम हुआ है, ग्रुप डी, एनटीपीसी, जेई, तो विभिन्न एग्ज़ामों में इन चैप्टर से करीब 5 से 6 प्रश्न पूछे गए हैं। तो यह चैप्टर जो है अभी के वर्तमान समय में कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट हो गए हैं ऑनलाइन एग्ज़ाम के लिए। तो आइए हम इन चैप्टर को पढ़ते हैं और उनमें ऐसे ऐसे फैक्ट को हम पढ़ेंगे जो कि परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। क्योंकि आपको थोड़ी समझने में इसमें प्रॉब्लम हो सकती है, थोड़ी यह लेंदी टॉपिक है, लेकिन आप ध्यान से बातों को अगर मेरी सुनेंगे तो आप जरूर इसे समझ पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा टॉपिक जो है वह है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। तो आखिर हम सबसे पहले इसमें जानेंगे कि आखिर तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्यों वैज्ञानिकों को यह लगा कि तत्वों को अब वर्गीकरण करने का प्रयास करना चाहिए। तो प्रारंभ में बहुत ही कम तत्व ज्ञात थे। जैसे जैसे तत्वों का आविष्कार हुआ, तत्वों की संख्या बढ़ने लगी और लोगों को तत्वों के अध्ययन करने में कठिनाई महसूस होने लगी। इसी कठिनाई को दूर करने के लिए कई सारे वैज्ञानिकों ने तत्वों के वर्गीकरण करने का प्रयास किया। तो आइए सबसे पहले हम देखेंगे कि वे कौन कौन से वैज्ञानिक थे जिन्होंने तत्वों के वर्गीकरण करने का प्रयास किया। तो सबसे पहले उनमें से जो हमारा नाम है वह है लम्भाजे। लम्फाजे, जिसे हम लोग लेवो जीएस के नाम से भी जानते हैं। तो हमारा सबसे पहले जो वर्गीकरण का प्रयास किया गया वह कौन सा वैज्ञानिक था, तो वह लम्बाजे नामक वैज्ञानिक था। एक बात और आप यहाँ से याद रखिएगा कि लेवोजियस को रसायन विज्ञान का पिता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? रसायन विज्ञान का पिता कहा जाता है लेवोजियस को। तो लेवोजियस जो तत्वों का वर्गीकरण करने का प्रयास किया, तो इन्होंने तत्वों को दो प्रकार से वर्गीकरण किया। पहला धातु और दूसरा अधातु। तो पूछे जाते हैं प्रश्न में कि वर्गीकरण का प्रयास सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया, तो वह हमारा लेवोजियस के द्वारा किया गया। किस आधार पर किया गया, तो वह धातु और अधातु के आधार पर किया गया। लेवोजियस ने सर्वप्रथम तत्वों को दो ग्रुप में बांटा, जिसे धातु और अधातु नाम दिया। धातु के अंतर्गत उन्होंने वैसे तत्व को रखा जो चमकीली हो। क्या हो? चमकीली हो, जो विद्युत का सुचालक हो। विद्युत का सुचालक हो। और अधातु के ग्रुप में उन्होंने वैसे तत्व को रखा जो चमकीली नहीं हो और जो विद्युत का कुचालक हो। तो यह लामाजे द्वारा वर्गीकरण किया गया तत्वों का, लेकिन इनके वर्गीकरण सफल साबित नहीं हुए। तत्पश्चात वर्गीकरण की जो प्रक्रिया थी, प्रोसेस थी, वह आगे चलती गई और इसके पश्चात जो है वह और इसके बाद जो वर्गीकरण का प्रयास किया गया वह किया गया, उसका नाम है डोवे राइनर। लेवोजियस के बाद जो वर्गीकरण का प्रयास करने वाले वैज्ञानिक थे वे थे डोवे राइनर। डोवे राइनर ने तत्वों का वर्गीकरण करने का प्रयास किया और वर्गीकरण संबंधित जो है वह एक
नियम दिया जिसे कि तिर्यक नियम कहा गया। जिसे क्या कहा गया? तिर्यक नियम कहा गया। ठीक है। अब ये तिर्यक नियम क्या था? तो डोबेरेनर साहब ने बताया कि यदि तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाया जाए, कितने तत्वों को? 3 तत्वों को। तो डोबेरेनर जो है वह 3-3 तत्वों के एक ग्रुप बनाया। जैसे मान लिया पहला, दूसरा और तीसरा, 3 तत्वों का इन्होंने ग्रुप बनाया। तो इन्होंने अपने नियम में बताया कि यदि 3 तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाया जाए तो प्रथम तत्व और अंतिम तत्व का जो औसत होगा वह बीच वाले परमाणु द्रव्यमान के बराबर होगा। प्रथम तत्व और अंतिम तत्व के परमाणु द्रव्यमानों का औसत बीच वाले परमाणु द्रव्यमान के बराबर होगा, और इसी को क्या कहा गया? डोबेरेनर का तिर्यक नियम कहा गया। लेकिन यह नियम भी जो है बहुत सफल साबित नहीं हुई, इनमें भी कई सारे दोष निकल आए। फिर वर्गीकरण की प्रक्रिया जारी रही और उसके बाद जो वैज्ञानिक आए, उसके बाद जो वर्गीकरण का प्रयास किया गया वह न्यूलैंड्स नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया। इन्होंने भी तत्वों का वर्गीकरण किया और इन्होंने जो नियम दिया वह नियम अष्टक का नियम कहलाया। क्या कहलाया? अष्टक का नियम कहलाया। इन्होंने अपने अष्टक नियम में बताया कि यदि परमाणु को यदि तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान में सजाया जाए तो पहले तत्व का पहले तत्व का जो भौतिक और रासायनिक गुण होगा वह 8वें तत्व के गुण के समान होगा। जैसे कि हमारा हिंदी का स्वर का अक्षर होता है। तो इन्होंने इस तरीके से तत्वों का वर्गीकरण किया, लेकिन इनके वर्गीकरण में भी काफी दोष साबित हुए और यह भी असफल हो गए। न्यूलैंड के बाद फिर जो वैज्ञानिक आते हैं वर्गीकरण के लिए वह है मेंडलीफ। मेंडलीफ जो है वह रूस के वैज्ञानिक थे। कहाँ के वैज्ञानिक थे? रूस के वैज्ञानिक थे। अब यहाँ से हमारा वर्गीकरण का पड़ाव शुरू होता है। तो मेंडलीफ ने जो तत्वों का वर्गीकरण किया तो इन्होंने अपना एक अलग आवर्त सारणी बनाया और उसी में तत्वों को जो है वह सजाना प्रारंभ किया। और वह जो तत्वों के वर्गीकरण करने के लिए जो सारणी बनाया उसी सारणी को मेंडलीफ का आवर्त सारणी कहा जाता है। इन्होंने अपने आवर्त सारणी में 7 आवर्त और 18 वर्ग को बनाया। तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं? 7 आवर्त हैं और 18 वर्ग। इसकी चर्चा हम आगे समझेंगे कि वर्ग क्या है और आवर्त क्या है। तो मेंडलीफ के आवर्त सारणी जो तत्वों को सजाया वह तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सजाया। तो यह हमारा मेंडलीफ का आवर्त सारणी है। चूंकि मेंडलीफ ने सर्वप्रथम तत्वों के वर्गीकरण के लिए आवर्त सारणी का निर्माण किया, इसलिए आवर्त सारणी का पिता जो है वह मेंडलीफ को कहा जाता है। तत्वों के आवर्त सारणी का पिता किसे कहा जाता है? वह मेंडलीफ को कहा जाता है। चूंकि इसके आवर्त सारणियों में भी बहुत सारी कमियां थी, जिसके कारण यह भी आगे चलकर असफल साबित हुआ। जैसे कि इन्होंने हाइड्रोजन का स्थान निश्चित नहीं कर पाया और दूसरा इनके आवर्त सारणी में समस्थानिकों की स्थान भी निश्चित नहीं की गई है। तो ये सारे दोष के कारण जो है मेंडलीफ की आवर्त सारणी भी असफल रही। उसके बाद जो वैज्ञानिक आते हैं और वह था मोसले। मोसले जो थे वह मेंडलीफ के ही एक शिष्य थे और इन्होंने अपने गुरु मेंडलीफ से ही आवर्त सारणी को सीखा
और उस आवर्त सारणी में ही कुछ नया सुधार किया और वही सुधार का नाम उसे आधुनिक आवर्त सारणी कहा गया। चूंकि जो सारणी बनाया गया था वह मेंडलीव का ही था, लेकिन इन्होंने उसमें कुछ मॉडर्नाइजेशन किया, कुछ सुधार की और इसीलिए इसे मोसले का आधुनिक आवर्त सारणी कहा गया। ठीक है, अब मोसले का आधुनिक आवर्त सारणी कहा गया और वर्तमान समय में जो है यही आवर्त सारणी प्रचलित है। तो प्रश्न जो पूछे जाते हैं हमारा वह मोसले के आवर्त सारणी से ही पूछे जाते हैं। इसके पहले जो हम लोग वैज्ञानिकों का नाम पढ़े उनके आवर्त सारणी से प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं तो वह इस रूप में पूछे जाएंगे कि तत्वों के वर्गीकरण का प्रयास सर्वप्रथम किसने किया, तो लेवोजियस ने किया। तिर्यक नियम का प्रतिपादन किसने किया, तो वह डॉबरेनर ने किया। अष्टक नियम के प्रतिपादन किसने किया, तो वह न्यूलैंड ने किया। और मेंडलीव के जो आवर्त सारणी थे वह किस पर आधारित थे, तो वह तत्वों के परमाणु द्रव्यमान पर आधारित थे। तो ये पिछले वाले जो भी साइंटिस्ट है उनसे यही सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन अगर हम पीरियोडिक टेबल की बात करें तो पीरियोडिक टेबल से जितने सारे सवाल पूछे जाएंगे वह मॉडर्न से पूछे जाएंगे, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब मोसले की जो आधुनिक आवर्त सारणी थी, इन्होंने ही सर्वप्रथम मेंडलीव की आवर्त सारणी को देखा और उन्होंने यह अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि तत्वों के परमाणु द्रव्यमान को नहीं, तत्वों के परमाणु संख्या के क्रम में अगर तत्वों को सजाया जाए तो एक बेहतर आवर्त सारणी का निर्माण किया जा सकता है। इसलिए मोसले जो है वह किसको आधार बनाया, परमाणु संख्या को आधार बनाया। ठीक है, अब परमाणु संख्या क्या है तो इसे हम थोड़ा समझ लेते हैं। मान लिया कि यह हमारा कैल्शियम है। ठीक है, तो कैल्शियम है तो इसके इस तरीके से लिखे होते हैं 40 और 20। ठीक है, तो हमारा ऊपर में जो लिखे होते हैं भाग वह कहलाता है परमाणु द्रव्यमान। क्या कहलाता है, परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, और नीचे में जो हमारा होता है वह कहलाता है परमाणु संख्या। ठीक है, अब चूंकि मान लिया कि कैल्शियम है, इसका परमाणु द्रव्यमान 40 है, तो परमाणु द्रव्यमान जो हमारा होता है वह ये अगर हमारा एटम है तो इसके एक बीच में जो नाभिक होते हैं उसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं और इलेक्ट्रॉन जो है वह नाभिक के बाहर चारों ओर गति करते रहते हैं। तो परमाणु के नाभिक में क्या पाए जाते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं और यही हमारा जो न्यूट्रॉन है और ये जो प्रोटॉन है इसी को योगफल को हम लोग क्या कहते हैं, परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। तो कैल्शियम की अगर हम बात करें तो कैल्शियम की परमाणु द्रव्यमान कितना है, 40 है। मतलब यहाँ पे न्यूट्रॉन की संख्या 20 है और प्रोटॉन की संख्या भी 20 है, तब 20 और 20 को जोड़ेंगे तो 40 होगा, जो कि हमारा कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान होगा। अब परमाणु संख्या की बात करें तो प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर परमाणु संख्या होती है। तो चूंकि यहाँ पे हमारा प्रोटॉन की संख्या कितनी है, 20 है, इसलिए कैल्शियम की परमाणु संख्या भी कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। तो इस तरीके से हमने परमाणु संख्या को और परमाणु द्रव्यमान को समझा। इसके आगे और विस्तृत चर्चा हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर में करेंगे। अभी फिलहाल हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ते हैं। तो मोसले की हम बात कर रहे थे कि मोसले जो है उन्होंने तत्वों का वर्गीकरण किस आधार पर किया, तो वह परमाणु संख्या के आधार पर किया। प्रश्न यहीं से पूछे जाते हैं, बार बार मैं कह रहा हूं कि प्रश्न जो है वह मोसले से और मेंडलीव से पूछे जाते हैं। मेंडलीव के आवर्त सारणी से प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, उनसे पूछे जाएंगे सिर्फ यही कि उन्होंने किस आधार पर वर्गीकरण किया, न्यूलैंड किस आधार पर किए, डॉबरेनर किस आधार पर किए और लेवोजियस किस आधार पर किए। तो अब हम देखते हैं मोसले की आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में। तो ये जो आप देख रहे हैं यह मोसले का आधुनिक आवर्त सारणी है, मोसले के द्वारा बनाया गया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। अब इसमें से हम देखेंगे
कि सबसे पहले हम चर्चा करते हैं वर्ग की। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की अगर हम बात करें तो वर्गों की कुल संख्या 18 है। कितनी है? 18। अब वर्ग होते क्या है, बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज करते हैं। तो जो हमारे पिलर्स हैं, स्तंभ, किस क्या है? स्तंभ। स्तंभ समझते हैं आप लोग? घर की पिलर देखते हैं, ऐसे इस तरीके से होता है, वही पिलर। तो जो हमारे पिलर्स है, आवर्त सारणी के जो पिलर्स हैं वही वर्ग कहलाते हैं। अब पिलर्स हमारे देखिए कौन कौन है, तो ये मेरे पिलर्स हैं, ये पिलर्स हैं, ये है, ये है, ये है। तो हमारे कुल कितने पिलर्स हैं, तो आप लोग गिन लीजिए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। टोटल पिलर की संख्या कितनी है? 18 है। यानी कि हमारे वर्गों की कुल संख्या 18 है। पिछले रेलवे के एग्जाम में कई बार ये प्रश्न पूछे गए हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या कितनी है, तो हमारा सही आंसर होगा 18 है। तो वर्ग समझ लिए कि जो पिलर है वही वर्ग कहलाता है। अब हम आवर्त की बात करते हैं। तो आवर्त जो होते हैं, जो क्षैतिज होते हैं, इस तरीके से जो क्षैतिज होते हैं वह हमारा आवर्त कहलाते हैं। तो आवर्त हमारा कौन हो गया? ये जो है हमारा, देखिए ये सारा हमारा आवर्त हो गया। तो आवर्त की संख्या अगर हम पूछें कितना होता है, तो आवर्त की देखिए कितनी संख्या हो जाएगी? 1 2 3, ये मेरा पहला आवर्त, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। तो कुल कितने आवर्त हो जाएंगे? 7 आवर्त हो जाएंगे। ठीक है, तो आवर्त की संख्या बराबर 7। ठीक है, इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि इस तरीके का जो हमारा होगा वह वर्ग कहलाएगा, और इस तरीके का जो होगा वह आवर्त कहलाएगा। ठीक है, जैसे अगर हम पांचवें आवर्त की बात करते हैं, पांचवें आवर्त की बात करते हैं, पूछेगा कि पांचवें आवर्त कौन है, तो हमारे पांचवें आवर्त ये हो गए, ये हमारा जो है वह पांचवें आवर्त हो गए। अगर पूछेगा कि पांचवें वर्ग कौन है, तो ये हमारा पांचवें वर्ग है। अगर पूछेगा कि पहले आवर्त कौन है, तो पहले आवर्त हमारा ये है। पहला वर्ग कौन है, तो पहला वर्ग भी हमारा ये। अगर पूछेगा कि सातवां वर्ग कौन है, तो सातवां वर्ग हमारा जो है ये है। इसके अंदर जो एलिमेंट है वो हमारे सातवें वर्ग के एलिमेंट कहना है। अगर पूछेगा कि सातवां आवर्त कौन है, तो ये हमारा सातवां आवर्त है, और इसके अंदर जो भी एलिमेंट है वो हमारा सातवां आवर्त के अंदर आ गया। ठीक है, तो ये हमारा आवर्त है। अब हम देखते हैं इनमें कि आप लोग सबसे पहले अपने पास एक पीरियोडिक टेबल रखिएगा और वीडियो देखने के बाद उसे अच्छे से समझिएगा। अब हम देखते हैं कि हमारा जो वर्ग है वह कितने हैं? 18 वर्ग हैं। अब इन 18 वर्गों को जो है वह 4 उप वर्ग में बांटा गया है, जिसे कि हम लोग बोलते हैं SPDF। SPDF। तो हमारा वर्ग 1 और वर्ग 2 जो है वह हमारा S वर्ग कहलाता है। क्या कहलाता है? S वर्ग कहलाता है। फिर हमारा वर्ग 3 से लेकर वर्ग 12 तक, वर्ग 3 से लेकर वर्ग 12 तक जितने भी ये एलिमेंट हैं, ये हमारा D एलिमेंट कहलाता है। क्या कहलाता है? D एलिमेंट कहलाता है। फिर अगर हम ये 13 से लेकर 18 तक की बात करें, तो यह हमारा P एलिमेंट कहलाता है। और F एलिमेंट की अगर हम बात करें, तो नीचे में 2 कतारें होती है जिसे हम लेक्टेनॉइड्स और एक्टेनॉइड्स कहते हैं, वह हमारा F एलिमेंट्स कहलाता है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि कौन कौन से हमारे ब्लॉक में पाए जाते हैं। तो 4 ब्लॉक में बांटे गए हैं। अगर हम S ब्लॉक की बात करें, S ब्लॉक पूछे जाते हैं प्रश्न में कि S ब्लॉक में कौन से वर्ग के तत्व आते हैं, तो S ब्लॉक में हमारा पहला और दूसरा वर्ग के तत्व आएंगे। नोट करके आप लिख लीजिएगा। फिर S ब्लॉक के बाद आता है P ब्लॉक। पूछे जाते हैं प्रश्न में कि P ब्लॉक में कौन से तत्व आते हैं, तो P ब्लॉक में हमारा 13 से जो 18 है
वह हमारा पी ब्लॉक में आते हैं। तो वर्ग 13 से जो 18 के एलिमेंट हैं वह पी ब्लॉक के एलिमेंट कहलाते हैं। अब पी के बाद आता है डी ब्लॉक। डी ब्लॉक में कौन से एलिमेंट आते हैं? तो डी ब्लॉक जो देखिए यहाँ पे जो बीच में खाली पड़ा हुआ है वह हमारे डी ब्लॉक के तत्व हैं। तो डी ब्लॉक में देखिए वर्ग 3 से वर्ग 12 तक के एलिमेंट जो है वह डी ब्लॉक कहलाते हैं, यानी कि 3 से 12 तक के एलिमेंट जो है वह हमारा डी ब्लॉक कहलाते हैं। अब हम बात करते हैं एफ ब्लॉक की। तो एफ ब्लॉक के जो है उनके लिए नीचे में दो कतारें बनाए गए, क्योंकि यहाँ पे हम नहीं बना पाए हैं। नीचे में दो कतार बनाए गए हैं इस तरीके से, और इसी को लेक्टेनोइड्स और एक्टेनोइड्स कहा जाता है, और यही हमारा एफ ब्लॉक होते हैं जिसे लेक्टोनोइड और ऑक्टेनोइड्स कहते हैं। तो ये हमारा 4 ब्लॉक हो गए, और 4 ब्लॉक में कौन कौन से एलिमेंट पाए, कौन कौन से वर्ग के एलिमेंट होते हैं उनकी चर्चा हमने कर लिया। अब जो एलिमेंट जो है उनको गुण के आधार पर उसका वर्गीकरण किया गया है। तो कौन से एलिमेंट कौन से गुण को दर्शाते हैं, तो यह देखना है। तो हमारा पहला वर्ग का जो एलिमेंट है, ये वाला हमारा पहला वर्ग का जो एलिमेंट है, कौन है हमारा पहला वर्ग का एलिमेंट? तो हाइड्रोजन, फिर क्या है लिथियम, फिर क्या है सोडियम, फिर क्या है पोटेशियम, फिर क्या है रुबेंडियम, फिर क्या है सीजियम, फिर क्या है फ्रेंसियम। तो ये हमारा पहले वर्ग का एलिमेंट है। इस एलिमेंट को हम लोग क्षार धातु कहते हैं। कौन सा धातु कहते हैं? क्षार धातु। तो पूछा जाता है कि किस वर्ग के एलिमेंट को क्षार धातु कहा जाता है? तो हमारे पहले वर्ग के जो एलिमेंट हैं वह क्षार धातु कहलाते हैं। और पहले वर्ग के एलिमेंट में कौन कौन से तत्व हैं? तो हमारा हाइड्रोजन है, हीलियम, सॉरी यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वह हमारा अपवाद में आता है, यह क्षार धातु नहीं कहलाता है। तो हमारा क्षार धातु कौन कौन हो गया? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेंडियम, सेंसियम और फ्रेंसियम, ये हमारे क्षार धातु कहलाते हैं। कई प्रश्न पूछे गए हैं पिछले एनटीपीसी में यह, और कई सारे पीसीएस एग्जामों में भी, कि निम्नलिखित में से कौन क्षार धातु है? ऑप्शन आपको रहेंगे। तो हाइड्रोजन आप याद रखिएगा, हाइड्रोजन जो है वह अपवाद है। यह वर्ग 1 का समूह होते हुए भी, वर्ग 1 का एलिमेंट होते हुए भी यह क्षार धातु नहीं है, इसलिए यह जो है अपवाद है। तो हमारा क्षार धातु कौन कौन हो गया? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेंडियम, सेंसियम, फ्रेंसियम, यह हमारा क्षार धातु है। इसकी ट्रिक भी मैंने पीडीएफ में बताई थी, ठीक है। इसकी ट्रिक भी मैंने बताई थी कि लीना ने की रब से फ्रेंडशिप, ठीक है। हेलिना ने की रब, लीना ने की, हेलिना ने की रब से फ्रेंडशिप। तो हेलिना हो गया हमारा हाइड्रोजन जो कि अपवाद है, यह क्षार धातु नहीं है। लीना हो गया हमारा, लीना मतलब ली से लिथियम और ना से सोडियम Na, की मतलब की से के यानी कि पोटेशियम, रब से मतलब रुबेंसियम, फ्रेंड्स से मतलब फ्रेंसियम, सिप से मतलब सीजियम। तो ये हमारा ट्रिक है, पीडीएफ में लिखा हुआ है, आप लोग उसे अच्छे से पढ़ ले। तो ये हमारा क्षार धातु हो गया। अब हमारा वर्ग 2 का जो एलिमेंट है वह क्षारीय मृदा धातु कहलाता है। क्या कहलाता है? क्षारीय मृदा धातु। वर्ग 2 का क्या कहलाएगा? क्षारीय मृदा धातु कहलाएगा। अब क्षारीय मृदा धातु हमारा कौन कौन सा हो गया? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सेंसियम,
बेरिलियम और रेडियम। तो यह हमारा क्षारीय मृदा धातु हो गया। फिर ये क्या हो गया हमारा, लिख देते हैं यहाँ पे क्षारीय मृदा धातु। ठीक है, अब ये सारे तत्व जो है वर्ग 3 से लेकर वर्ग 12 तक जो कि डी ब्लॉक में है, इसे हम लोग संक्रमण धातु कहते हैं। कौन धातु कहते हैं, संक्रमण धातु। तो पूछे जाते हैं कि संक्रमण धातु कौन से ब्लॉक में अवस्थित है, तो वह डी ब्लॉक में स्थित है। कौन से वर्ग में, वर्ग 3 से वर्ग 12 तक। अब हम अगर बात करें तो वर्ग 17, ये इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा। वर्ग 17 जो है वह हमारा हाइड्रोजन वर्ग के तत्व कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, हाइड्रोजन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आप इसे याद रखिएगा। वर्ग 17 क्या कहलाते हैं, हाइड्रोजन। वर्ग 17 को जो है वह वर्ग 17 शून्य वर्ग 18 को कहा जाता है। तो वर्ग 17 जो है उसमें क्या रखा गया, हाइड्रोजन का रखा गया। और हाइड्रोजन हमारे कौन कौन से हैं, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एंटीमनी और ट्रिशियम। तो यह हमारा वर्ग हो गया हाइड्रोजन का। वर्ग 18 की अगर हम बात करें तो यह हमारा हो गया अक्रिय गैस। क्या हो गया, अक्रिय गैस, जिसे कि हम लोग उत्कृष्ट गैस भी कहते हैं। ठीक है, जैसे कि हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन। तो ये जो हमारा है वह 1 2 3 4 5 6, ये हमारा अक्रिय गैस है। तो अक्रिय गैसों की कुल संख्या कितनी है, तो 6 है। अक्रिय गैस कौन कौन से हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन। कौन से वर्ग में अवस्थित है अक्रिय गैस, तो अक्रिय गैस वर्ग 18 में अवस्थित है। और वर्ग 18 को शून्य वर्ग भी कहा जाता है। तो अब यहाँ पे जो है यहाँ से कितने सारे प्रश्न बन सकते हैं, वही सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले प्रश्न क्या बनेंगे कि क्षारीय धातु जो है वह कौन से वर्ग में अवस्थित होते हैं, तो वह वर्ग 1 में स्थित होते हैं। क्षारीय धातु के अंदर कौन कौन से तत्व आते हैं, हीलियम, लिथियम, सोडियम, ये सारे जो देख रहे हैं ये क्षारीय धातु के अंदर आते हैं। दूसरा कि क्षारीय मृदा धातु जो है वह कौन से वर्ग में आते हैं, तो वह वर्ग 2 में आते हैं। और इनमें से जो है ये सारे तत्व पाए जाते हैं। संक्रमण तत्व हमारा वर्ग 3 से लेकर वर्ग 12 तक हो गया, जो कि डी ब्लॉक में आते हैं। वर्ग 17 की बात करें तो इसके अंतर्गत जो हाइड्रोजन तत्व को रखा गया है। वर्ग 18 की बात करें तो इसके अंदर जो है हमारा वह अक्रिय गैसों को रखा गया है, जिसे उत्कृष्ट गैस या नोबेल गैस भी कहते हैं। तो ये था हमारा आधुनिक आवर्त सारणी। इतने ही प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। अब हम देखेंगे कि आवर्त सारणी की प्रकृति क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन की। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या जब हम वर्ग से ऊपर से नीचे आते हैं, वर्ग में ऊपर से नीचे मतलब इस तरीके से नीचे आएंगे, तो हमारे संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है वह अपरिवर्तित रहेगी, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। लेकिन जैसे ही हम आवर्त में बाएं से दाएं जाएंगे तो हमारा इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगा, वह बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, तो चूंकि यहाँ पे देख रहे हैं हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कितना है, 1 है। अगर हम 2 की बात करें तो यह हमारा है हीलियम, हीलियम कितना है, वह 2 है। तो हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1, हीलियम की परमाणु संख्या 2। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि परमाणु संख्या बढ़ रहा है। तो परमाणु संख्या बढ़ रहा है यानी कि परमाणु संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो जब परमाणु संख्या बढ़ेगा तो हमारा इलेक्ट्रॉन की संख्या भी तो बढ़ेगा। तो इसलिए जब हम बाएं से दाएं जाएंगे तो हमारा परमाणु संख्या बढ़ेगा, और जिसके कारण से जो है हमारा संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या भी बढ़ेगा। ठीक है, अब हम अगर धात्विक गुण की बात करें तो धात्विक गुण जो है वह हमारा ऊपर से नीचे आने पे क्या होगा, बढ़ेगा। जैसे लिथियम और सोडियम में किसकी धात्विक गुण अधिक होगा,
तो वह सोडियम का धात्विक गुण अधिक होगा, लेकिन बाएं से दाएं जाने पर क्या होगा, वह घटेगा। परमाणु आकार की अगर हम बात करें तो परमाणु आकार वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर क्या होगा, बढ़ेगा, लेकिन बाएं से दाएं जाने पर क्या होगा, घटेगा। अगर हम विद्युत धनात्मक की बात करें तो विद्युत धनात्मक ऊपर से नीचे आने पर क्या होगा, बढ़ेगा, और बाएं से दाएं जाने पर क्या होगा, घटेगा। ऊपर से नीचे अगर हम जाएंगे वर्ग में, जैसे कि हम यहाँ पे एक प्रश्न काफी पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। तो यहाँ पे एक टर्म आप समझ लीजिए, विद्युत ऋणात्मक। तो विद्युत ऋणात्मक क्या होता है कि जैसे ही हम वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे तो विद्युत ऋणात्मक क्या होगा, घटता है, और जैसे ही हम आवर्त में बाएं से दाएं जाएंगे तो विद्युत ऋणात्मक क्या होगा, बढ़ता है। तो अब हम देखिए यहाँ से कैसे पता लगाते हैं कि किन तत्वों का विद्युत ऋणात्मकता अधिक होता है। पूछे जाते हैं, सर्वाधिक ऑप्शन दिए जाते हैं। तो देखिए अगर हम इसमें बात करें वर्ग 17 में, तो फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है। ऑप्शन में दिए जाएंगे कि निम्नलिखित में से किन तत्वों का विद्युत ऋणात्मक अधिक होगे, फ्लोरीन, क्रोमीन, ब्रोमीन, इस तरीके से दिए जाएंगे। तो क्या है कि जैसे हम वर्ग में हम ऊपर से नीचे आएंगे, यानी कि देखिए हम फ्लोरीन से क्लोरीन में आएंगे तो हमारा क्या होगा, विद्युत ऋणात्मक घटेगा। तो यानी कि फ्लोरीन मेरा ज्यादा है, फिर क्लोरीन उससे कम है, फिर ब्रोमीन उससे कम है, फिर आयोडीन उससे कम है। तो इस तरीके से हमारा जो है विद्युत ऋणात्मक क्या हो रहा, घटते जा रहा। तो सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन हो गया, हमारा फ्लोरीन हो गया। तो पूछे अगर ऑप्शन में फ्लोरीन भी है, क्लोरीन भी है, ब्रोमीन भी है, तो सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व जो होगा वह कौन सा होगा, हमारा फ्लोरीन होगा। अगर फ्लोरीन नहीं दिया जाए ऑप्शन में और क्लोरीन रहे, ब्रोमीन रहे, आयोडीन रहे, तब हमारा सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक क्या हो जाएगा, क्लोरीन हो जाएगा। ठीक है, तो यह जो है हमारा विद्युत ऋणात्मक तत्व को दर्शाता है। तो यह था हमारा आधुनिक आवर्त सारणी, और यहाँ से जो भी प्रश्न पूछे जाते थे और जो प्रश्न पूछे गए हैं पिछले एग्जामों में, मैंने उसकी चर्चा की। क्योंकि यह टॉपिक थोड़ा आसान नहीं है, इसलिए आपको थोड़ी कंफ्यूजन लगेगी, लेकिन आप अपने पास एक पीरियड टेबल रखें और बार बार प्रत्येक दिन उसे 1 से 2 बार जरूर देखें, और जो वीडियो में बताया गया है उसको ध्यान में रखकर उस पीरियड टेबल को देखें कि कहाँ पे क्षारीय धातु है, कहाँ क्षारीय मृदा धातु है, कहाँ पे हमारा हैलोजन है, और कहाँ पे हमारा अक्रिय गैस है, और इतने सारे तत्व ही पूछे जाते हैं। तो अगर आपको यह अच्छा लगा होगा तो आप इसे लाइक्स जरूर कीजिएगा। फिर अगले वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक में आएंगे। धन्यवाद।